Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So NTA UGC नेट पेपर 1 प्रिपरेशन में आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अपडेटेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। इस सीरीज में से एज इट इज क्वेश्चन जरूर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे एंड आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। इसी के लिए स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी मैं हमेशा की तरह दूंगी ताकि आप सभी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। According to NEP 2020, India will be promoted as a global study destination, providing premium education at affordable cost, thereby helping to restore its role as what? So simple language में समझाती हूँ। इसमें बोला है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को एक ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन बनाने का ड्रीम रखा गया है, यानी कि इंडिया के बच्चे के अलावा बाहर देश विदेश से भी काफी सारे स्टूडेंट्स आए और यहाँ पर अपनी पढ़ाई करें। और ये एजुकेशन जो है वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा करने से इंडिया की एजुकेशन के सिस्टम में एक भूमिका मिल जाएगी, एक नेम मिल जाएगा, जिसका नाम क्या होगा? ऑप्शंस हैं इकोनॉमिक पावर, नॉलेज इकोनॉमी, विश्व गुरु या फिर शिक्षा गुरु। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विश्व गुरु। इंडिया को विश्व गुरु बनाने का एक एम रखा है, एक ड्रीम रखा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। एंड ये विश्व गुरु का टैग इंडिया को एजुकेशन सिस्टम को देने के लिए बहुत सारे प्रपोजल्स भी सामने आए हैं, जैसे कि इंडिया में रिसर्च फाउंडेशन, बहुत सारे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और बहुत सारे इनोवेशंस इसमें रखे गए हैं ताकि रिसर्च को बेहतर बनाया जाए और बहुत सारे बच्चे बाकी के कंट्रीज से भी रिसर्च के लिए इंडिया में आए। आगे है इंटरनेशनलाइजेशन। इसका मतलब तो आप सबको पता ही है, ठीक है। वही बात है कि इंटरनेशनल लेवल पर एक हायर एजुकेशन सिस्टम इंडिया में होना चाहिए। डेवलपिंग वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, तो इसमें यह बोला है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी, ऐसा हायर एजुकेशन का सेटअप किया जाएगा कि हर एक स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा, उनके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उनके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बहुत से बच्चों को स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी ताकि वो इंडिया में आए। स्कॉलरशिप मिलेगी तो बहुत से बच्चे विदेश से पढ़ने आएंगे, जिससे ऑटोमेटिकली हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो जाएगा, ठीक है। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया जाएगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाएगा फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ताकि उनको सेफ्टी भी लगे और उनको फायदा भी हो यहाँ पर एजुकेशन लेने का। तो ये सारे पर्पस हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आपको बताना चाहती हूँ कि पेपर 1 के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं। दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स डेली 3 लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस एग्जाम से पहले कवर हो जाएगा। साथ ही लाइव मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आपको पेपर से पहले दिए जाएंगे ताकि आपकी बेस्ट प्रिपरेशन होती रहे। रिविजन के लिए फुल सिलेबस और यूनिट वाइज मॉक टेस्ट के अलावा 5000 MCQs है। इसमें यूनिट वाइज क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है आंसर्स और एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि स्टूडेंट्स आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवीजन के साथ भी क्लियर होते रहें, ठीक है। काफी सारे फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि कैसा कंटेंट हम आपको देते हैं। तो इसके लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर जाना है, स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में सिर्फ कोर्स का नाम लिखना है, इस पे क्लिक करोगे। खास बात इस कोर्स की ये है कि 1 ईयर की ड्यूरेशन है, यानी कि दिसंबर 24 के अलावा अगर आपका JRF टारगेट जून 2025 है तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। कंटेंट पर जाएंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको यूनिट वाइज और डिफरेंट हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस बायलिंगुअल सेपरेट कोर्सेज मिल जाएंगे। हमारे क्लासेस के PDF फॉर्म मिल जाएंगे आपको, ताकि बहुत अच्छे से आपका नोट्स बनाने का समय भी बच जाए। इसके अलावा कोई भी डाउट्स हैं तो गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। According to National Education Policy 2020, the first vertical of Higher Education Commission of India, that is HECI, will be the what? So देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यूजीसी का नाम तो सुना ही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी को अभी NEP 2020 के अंदर हटा देने की रिकमेंडेशन किया गया है कि यूजीसी को हटा दो, इसकी जगह एक अम्ब्रेला टर्म इंट्रोड्यूस कर दो जिसका नाम होगा HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। HECI को आगे 4 वर्टिकल्स में डिवाइड किया गया है। 4 वर्टिकल्स में से आपसे फर्स्ट वर्टिकल का नाम यहाँ पर पूछा है, तो फर्स्ट वर्टिकल, सेकंड वर्टिकल, इनके नाम आपको याद होना जरूरी है। इन वर्टिकल्स का मेन काम क्या है ये आपको पता होना जरूरी है। तो फर्स्ट वर्टिकल का नाम है NAC, नो।
नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, देखिए NAC क्या है, ये है हमारे पास सेकेंड वर्टिकल, NHERC ये है फर्स्ट वर्टिकल, ठीक है, GEC है फोर्थ वर्टिकल और HEGC है थर्ड वर्टिकल। तो ये चार आपको याद रखने हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। देखो सबसे पहले किसी भी चीज को जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होता है, रेगुलेट करना। तो यहां से याद रखेंगे कि सबसे पहले स्टार्ट करना है मतलब रेगुलेट करना है, तो नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। ये बोलता है बेसिकली कि रिसर्च से रिलेटेड या जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको बेहतर बनाने के लिए स्टार्टिंग में हमें क्या क्या काम करने चाहिए। एक बात और पेपर में इस पॉइंट से पूछी जाती है, NHERC के अंदर बेसिकली जो हायर एजुकेशन सेक्टर है, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, उस पर ध्यान दिया जाता है। एंड इसमें मेडिकल जो स्टडी है, मेडिकल के जो कोर्सेज है उनको इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। सो आप ऐसे याद रखिए कि टीचर एजुकेशन को इंक्लूड किया गया है NHERC के अंदर, लेकिन मेडिकल और लीगल एजुकेशन को इंक्लूड नहीं किया गया है। वैसे ही अगर हम लोग NAC की बात करें तो ये क्या करता है, जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक्रीडिएशन देने का काम करता है। इसका दूसरा नाम मेटा एक्रीडिएटिंग बॉडी भी है, मेटा एक्रीडिएटिंग बॉडी भी इसका दूसरा नाम है। तीसरा है HEGC, ग्रांट देता है, ये क्या करता है, फंडिंग और फाइनेंसिंग से रिलेटेड काम करता है, पेपर में एज इट इज ये आया था, ठीक है। और GEC अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे काउंसिल्स आते हैं, तो इसको हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है वीडियो, ऑलरेडी भी मैं थ्योरी करवा चुकी हूँ, नहीं देखी तो मुझे कमेंट करके बता दो कि HECI वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। ये वही एक्सप्लेनेशन है जो अभी हमने डिस्कस की। Which of the following are recommendations of NEP 2020 for improving the quality of higher education in India? So NEP 2020 ने क्या क्या सिफारिशें रखी थी, क्या क्या सिफारिशें, क्या क्या रिकमेंडेशंस इसके अंदर थी ताकि हायर एजुकेशन जो है इंडिया में उसको बढ़ावा दिया जा सके। पहला तो ये था कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, बिल्कुल सही, रिसर्च और इनोवेशन को इंप्रूव करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। दूसरा है एक्रीडिएशन ऑफ ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल सही है, ठीक है। जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक्रीडिएशन देना, किसी यूनिवर्सिटी को A+ दिया है, किसी को B+ दिया है, किसी को A दिया है, B दिया है, ऐसे क्रेडिट देना। इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन, आपको पता है कि वोकेशनल एजुकेशन पर, व्यवसायिक शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है ताकि एम्प्लॉयमेंट में स्टूडेंट्स को हेल्प हो, नौकरी लेने में बच्चों को हेल्प हो, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन बेसिकली स्किल्स पे काम करवाती है ना। सो ये बोला है कि बाकी के जो कोर्सेज रहते हैं, बेसिक कोर्सेज जो हमारा मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, उसमें वोकेशनल एजुकेशन को इंक्लूड करना बिल्कुल सही है। आगे है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये आपका जो फोर्थ वर्टिकल था GEC हमने पढ़ा उसके अंदर आता है, ठीक है। इसका सिंपली NHEQF आप बोलते हो, और NHEQF अकेला काम नहीं करता, इसके साथ GEC के अंदर NSQF भी काम करता है, दैट इज नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो चारों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये देख सकते हो एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताया वही चीजें एज इट इज लिखी है। स्टूडेंट्स अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज MCQs लेकर आऊं, PYQs लेकर आऊं, तो मुझे कमेंट करके टॉपिक का नाम बता दीजिए ताकि मैं उस पर फोकस करूं और जल्दी से जल्दी वो टॉपिक को कवर कर लूं। इसके साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हो और ये सेशन आपको कैसा लगा तो मुझे मोटिवेट करने के लिए भी जरूर कमेंट करिएगा ताकि मैं कंटिन्यू रखूं चीजों को। एंड ये जितने भी आज के क्वेश्चंस आप देख रहे हो ये NEP 2020 के UGC नेट पेपर 1 के और सेट में आए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इसके इर्द गिर्द ही हमेशा प्रश्न आते, इसके अलावा कुछ नहीं आता, ठीक है। As per NEP 2020, gross enrollment ratio GER is sought to be achieved to the extent of 50% by what year? So देखो यहाँ पर बोला है हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% तक होना चाहिए, ये टारगेट कब अचीव करना है? तो ये टारगेट 2035 में अचीव करना है। तो स्टूडेंट्स अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताने वाली हूँ। कुछ और भी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के टारगेट्स होते हैं, जैसे कि
50% टारगेट अभी हमने बताया कि 2035 तक अचीव करना है, ये बेसिकली वोकेशनल एजुकेशन के लिए है, ठीक है। वैसे ही प्री स्कूल, ठीक है, और सेकेंडरी स्कूल में कम से कम 100%, कम से कम नहीं, प्री स्कूल और सेकेंडरी स्कूल में 100% बच्चों का एडमिशन होना चाहिए, ये टारगेट 2030 में पूरा करना है। जीईआर का यही मतलब होता है कि अगर मान लीजिए इंडिया में 100 लोग हैं तो 100 के 100 बच्चे प्राइमरी स्कूल में एनरोल होने चाहिए, 100% एडमिशन होना चाहिए 2030 तक की, हर बच्चा एटलीस्ट प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन ले, ये इसका रीजन है। और वोकेशनल एजुकेशन में कम से कम 50% बच्चा 2035 तक एनरोल होना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। इसके अलावा कुछ टारगेट्स और हैं, ठीक है, कुछ टारगेट्स और हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन में 2040 तक 3000 से ज्यादा बच्चा एनरोल होना चाहिए पर ईयर। इसके अलावा एक टारगेट और है कि 50%, अच्छा ये वाला तो हमने पढ़ लिया, और टारगेट क्या है, 2024 तक जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब मल्टी डिसिप्लिनरी बन जाने चाहिए। इसके अलावा 2030 तक के लिए एक और टारगेट है कि जो 4 ईयर के इंटीग्रेटेड टीचिंग प्रोग्राम है, जैसे बीएड जैसे जो टीचिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो सब भी मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाने चाहिए, कि मल्टीपल ऑप्शंस उसमें होने चाहिए बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए, ठीक है। सो ये कुछ टारगेट्स हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यही चीजें हमने यहाँ पर लिखी है। According to NEP 2020, more higher educational institutions shall be established and developed in underserved regions to ensure full what? सिंपल सी चीज है, ये पूछा है कि NEP 2020 के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, तो वो है एसेस, इक्विटी और इंक्लूजन। इसमें अंडरसर्व्ड रीजन का मतलब है कि ऐसे एरिया के लोग जहां पर एजुकेशन सिस्टम बेहतर नहीं है, जहां पर एजुकेशन अभी तक नहीं पहुंची है, तो वहां पर बच्चों को पहुंच हम लोगों ने प्रोवाइड करवानी है। इक्विटी मतलब सबके लिए बराबर एजुकेशन होगी, और इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशन होना। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। What are the principles identified by NEP 2020 document for higher educational changes? एक चीज और बता दो स्टूडेंट, जैसे हर एक क्वेश्चन के आगे आपको एक्सप्लेनेशन मिल रही है, ये जो मैंने कंप्लीट कोर्स में आपको 5000 एमसीक्यूज की अभी बात की थी, उस एमसीक्यूज में से ही मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं। तो देखो, हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको एक्सप्लेनेशन मिल रही है, तो ये 5000 क्वेश्चंस में भी आपको ऐसा ही कंटेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर आपका रीनेट एग्जाम है, कंप्लीट कोर्स नहीं लेना चाहते हो, तो सिर्फ 5000 क्वेश्चन पीडीएफ ले लो, आंसर्स एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। इंग्लिश में फिलहाल ये रेडी है, हिंदी के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एग्जाम से पहले हो जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, ये गिवन नंबर्स हैं, इन पर कांटेक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप के थ्रू, और ये 5000 पीडीएफ की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाइड बाय NEP 2020 डॉक्यूमेंट फॉर हायर एजुकेशनल चेंजेस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं एनईपी के अंदर? स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस। सो ये बोल रहा है कि आर्ट और साइंस के बच्चों में और हर एक चीज में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट सेपरेशन होगा, दोनों अलग अलग लेवल पर चलेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। ये तो बोल रहा है एनईपी की सब सब्जेक्ट्स को बराबर की अहमियत दी जाएगी, ठीक है। एजुकेशन एज अ प्राइवेट सर्विस, एजुकेशन को प्राइवेट सर्विस बना दिया जाएगा, तो फिर सरकार जो इतने सारे इनिशिएटिव्स ले रही है बेहतर बनाने के लिए, उसका क्या मतलब है? तो ये भी गलत है। डेवलपमेंट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी, बिल्कुल सही है। बहुविषयकता, बहुविषयकता में अब एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। पहले नॉन मेडिकल में जैसे हमें पता होता था कि हमारे पास सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, देन कंप्यूटर्स होता था और इंग्लिश होता था, है ना। अभी मल्टी डिसिप्लिनरी में ये है कि नॉन मेडिकल जैसा कुछ चीज नहीं है। मेरा काम है, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ साथ इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहती हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहती हूँ, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी है कि मैं अपनी चॉइस के अलग अलग सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। सो ये एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इनिशिएटिव एनईपी के अंदर लिया है। तो ए और बी तो गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है, यहाँ पर भी बी है तो गलत हो गया, यहाँ पर भी बी नहीं है तो गलत हो गया, ए भी नहीं है, गलत हो गया, ठीक है। सो करेक्ट आंसर पर हम ऑटोमेटिकली पहुंच गए, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। यही चीज मैं आपको सिखाती हूँ, राइट, कि एलिमिनेट करो। एक ऑप्शन पढ़ो, गलत है तो यहां से उसको डिलीट कर दो, दूसरा पढ़ो, गलत है तो यहां से डिलीट कर दो। अपने आप बाकी के ऑप्शंस पढ़े बिना ही सही उत्तर तक पहुंच जाओगे, ऐसे आपका समय बहुत बचेगा पेपर में।
According to NEP 2020, all higher education institutions shall aim to become multidisciplinary. अभी मैंने आपको बताया multidisciplinary होंगे कब तक, 2040 तक। तो ये 5-6 पॉइंट्स ऐसे थे जो मैंने बताए, वही पेपर में आए हैं। The aim of NEP is to increase GER in higher education, vocational education। देखो vocational education 26.3% थी 2018 में, अब इनका टारगेट है कि 50% हो जाए 2035 तक। ठीक है, यहाँ पर वोकेशनल की बात की गई थी, ध्यान रखना है। अगर प्री स्कूल या फिर सेकेंडरी स्कूल लिखा होता तो उनका टारगेट क्या था, 100% होना चाहिए 2030 तक। एक्सप्लेनेशन आराम से आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वही चीजें हैं। According to NEP 2020, teaching and learning of Indian languages need to be integrated with school and higher education at every level. So देखो मल्टीलिंगुअलिज्म की बात की है, हम लोगों ने ऑलरेडी ये भी पढ़ा है कि NEP अब बोल रहा है कि एटलीस्ट 5th क्लास तक स्कूल और हायर एजुकेशन तक अपनी मदर टंग में, जो अपनी रीजनल लैंग्वेज है, उसमें भी बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर बोली है कि टीचिंग और लर्निंग जो है इंडियन लैंग्वेजेस में नीड टू बी इंटीग्रेटेड, उसको स्कूल और हायर एजुकेशन में हर लेवल पर जोड़ देना चाहिए। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। अगला है यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड 220 इंडियन लैंग्वेजेस एज एंडेंजर्ड। ये बोल रहा है कि यूनेस्को ने बोल दिया कि भाई 220 इंडियन भाषाएं जो है वो लुप्त होने वाली हैं या हो चुकी हैं। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ओके, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, According to NEP 2020, what percentage of learners of schools of higher education system shall have exposure of vocational education by 2025? So vocational का एक टारगेट हमने 2030 तक देख लिया था। ठीक है, सॉरी 2035 तक देख लिया था, जो कि था 50%। इसके अलावा यहाँ पर बोला है कि 2025 तक कितना टारगेट है, तो वो अगेन 50% ही है। यहां पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है क्वेश्चन में। ठीक है, 2025 नहीं होगा, मुझसे मिस प्रिंट हो चुका है, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए, 2035 ही है। ठीक है, 2035 ही है यहाँ पर ईयर। Next is find out the names of ancient Indian universities whose names are mentioned in NEP 2020। अब देखो हायर एजुकेशन में हमने प्राचीन भारतीय यूनिवर्सिटीज का नाम पढ़ा था, नालंदा पढ़ी है हमने, तक्षशिला पढ़ी है, मिथिला, वल्लभी, विक्रमशिला, ये सब पढ़ी है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि NEP के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के बारे में बात की है। तो इसके अंदर नालंदा की बात की गई है, तक्षशिला की भी बात की गई है, ठीक है, मिथिला की नहीं की गई है बात, वल्लभी और विक्रमशिला। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। आपको यह भी पता होना चाहिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी क्यों फेमस थी, मिथिला यूनिवर्सिटी क्यों फेमस थी। जैसे कि मिथिला यूनिवर्सिटी में आपका तर्क शास्त्र, लॉजिक शास्त्र पढ़ाया जाता था। तक्षशिला जो है वो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है जो कि अपना मेडिकल साइंस के लिए बहुत फेमस थी। नालंदा एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर पहली एक ऐसी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल फैसिलिटी जहां पर दी जाती थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी तांत्रिक विद्या के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। इसको याद रखने के ट्रिक्स भी मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, वो वीडियो भी नहीं देखी है तो मुझे कमेंट कर दो कि मैम एंशिएंट यूनिवर्सिटीज का लिंक दे दीजिए। ठीक है, अगर देख ली है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, पसंद आ रही है स्टूडेंट्स वीडियो तो मुझे जरूर मोटिवेट करने के लिए कमेंट करना, ताकि मुझे पता लगे कि पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, पढ़ाया हुआ इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक है, बाय व्हाट ईयर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शेल एम टू बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी। वही चीजें आ गई, मल्टीडिसिप्लिनरी कब तक बनेगा। देखो अभी तक का ये हमारा 3rd या 4th क्वेश्चन है जिसमें एज इट इज वही चीजें पूछी है, बस पूछने का तरीका अलग है। सो 2040 मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन 2040 में होगा। ये अभी मैंने आपको 2 बार क्वेश्चन बताए, तो अब आप लोगों को और चीजें क्लियर होंगी कि सेम क्वेश्चन अलग वे में पूछे जा रहे हैं। अभी अगर एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आया है, अभी जितने भी ये ईयर बताए मैंने, GER आपको बताए, ये अभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दिख रहे हैं। हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में ये मैच द फॉलोइंग में आ जाए। ओके, अकॉर्डिंग टू NEP ये देखिए स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को वोकेशनल यहाँ पर बोला है टर्म, तो 50% आ गई। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अगेन यहाँ पर 2035 होगा। ठीक है,
प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है मुझसे, आप देख लेना। As per NEP 2020 National Educational Technology Forum, very important, NETF will have following functions. So National Educational Technology Forum सबसे पहले बताती हूँ क्या करता है। तो ये बोल रहा है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें रिसर्च को बेहतर बनाने के लिए या एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए कैसे अपडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज किया जाना चाहिए। Okay, provide independent evidence-based advice to central and state government agencies in technology-based interventions. बिल्कुल सही है। ये एक ऐसा फोरम है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज को बताता है कि एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए और कैसे अच्छे लेवल पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आगे आ जाता है तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, जिसकी वजह से ये हमारा गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर ए नहीं लिखा है। आगे है आर्टिकुलेट न्यू डायरेक्शन फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन। अब टेक्नोलॉजी हमने पहले ही पढ़ा है रिसर्च में कि टेक्नोलॉजी को रिसर्च को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए सरकार ने। शोध गंगा, शोध गंगोत्री, प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए हर साल नए से नए एप्लीकेशंस गवर्नमेंट लॉन्च करती है ना। तो डायरेक्शन एक देना है रिसर्च और इनोवेशन के लिए, उसको भी टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट करना भी NETF का काम है। ठीक है, सो बी भी होगा। यहाँ पे देखिए तीनों ऑप्शंस हमने जो सिलेक्ट किए थे ए और बी दोनों में था, तो वैसे बी को हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। आगे है एनविजन स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट एरिया इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डोमेन। तो स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट क्या होता है? ये होता है रणनीतिक जोर। ठीक है, कि यहाँ पर थोड़ा सा एक अच्छी रणनीति बनाकर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो ए बी सी, यहाँ पर सी नहीं है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। डेवलप करिकुलम फॉर टेक्निकल कोर्सेज। अब देखो इतनी बड़ी एजेंसी बनाई है NETF, इसका काम किसी कॉलेज के लिए करिकुलम बनाना तो नहीं हो सकता। NEP का ये थोड़ी ना काम है कि वो करिकुलम बनाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। इंटेलेक्चुअल और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एक पॉजिटिव टर्म है जो कि NEP कर रहा है। ठीक है, सो A, B, C and E is the correct option. The NEP 2020 prioritize the increase of GER preschool and secondary school 100% by 2030. ठीक है, ओके, सो वर्टिकल्स के नाम अभी मैंने आप लोगों को बताए थे, उसी में से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। द सेकेंड वर्टिकल ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी मेटा एक्रेडिएटिंग बॉडी, जिसका नाम नेशनल एक्रेडिएशन काउंसिल है। ठीक है, in the long run it is envisaged that accreditation will become a binary process as per extant global practice. So ये वाला एक कीवर्ड आपको याद रखना है कि जो फोर्थ वर्टिकल है, ठीक है, जो फोर्थ वर्टिकल है फोर्थ वर्टिकल है GEC, इसका एक कीवर्ड है बाइनरी प्रोसेस, कि एजुकेशन एक बाइनरी प्रोसेस है। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को तो नहीं बताने वाली हूं। सो ये रहा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन 1। मुझे बस मैं इतना हेल्प कर देती हूँ कि स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है। अब मुझे स्टेटमेंट 1 सही है या गलत है ये बताकर बताइए इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। तो ये रहा होमवर्क क्वेश्चन 1, इसका आंसर मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। नहीं पता चल रहा है तो भी बता देना कि मैम आंसर नहीं पता, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। ठीक है, चलिए फिर इसी के अलावा next question, according to NEP 2020 which of the following will not be the function of NETF? so keyword envision strategic thrust हमने अभी पढ़ा, देखो सेम क्वेश्चन है, तरीका अलग है ना। to build intellectual and institutional, ये मैंने आपको बताया था। इंटेलेक्चुअल जो है प्रोसेस को बिल्ड करना एक पॉजिटिव टर्म है जो इसके अंदर आती है। to provide grants for setting up educational technology center in central government institutions. so grants provide करवाना इस वर्टिकल का काम नहीं है, इसका काम बिल्कुल भी नहीं है। न्यू डायरेक्शन देना रिसर्च और इनोवेशन के लिए, ये भी हमने पढ़ा था। ओके, तो नॉट पूछा है, इस वजह से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स। ओवरऑल 2021 से लेकर के 2023 के बीच में NEP के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने 3 पार्ट्स में डिस्कस कर लिए हैं।
पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 में सबसे पहले मैंने आप लोगों को एनईपी की थ्योरी और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे। पार्ट 2 में हमने बेसिक एमसीक्यूज पढ़े थे, ठीक है, रिवीजन ताकि आपकी अच्छे से हो जाए। और ये था पार्ट 3 जिसमें स्टूडेंट्स मोस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस है, आजकल का क्या लेवल है पेपर का उसके हिसाब से क्वेश्चंस है। तो अगर प्रीवियस 2 पार्ट्स भी नहीं पढ़े हैं तो जल्दी से ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। यहाँ पर कोर्स का नाम लिखिए, यूजीसी नेट या सेट जो भी आपका कोर्स है, वहां पर अंकिता सूद, ठीक है, मेरा नाम अंकिता सूद है, मेरे नाम से आप लोगों को कोर्स मिलेगा। यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन में जाइए और फिर उस टॉपिक के सारे, इस टॉपिक के सारे वीडियोस आपको वहां पर और पीडीएफ भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर एंड करते हैं सेशन को। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा और हर एक चीज समझ आई होगी। कहीं भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकते हो एंड पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो एंड करते हैं आज का सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।